हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर योग थेरेपिस्ट शुभा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे अपने कंधे के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स एंड थेरेप्यूटिक योगिक वेज टू डील विद देम। तो शोल्डर किसे कहते हैं? शोल्डर हमारी बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स और सबसे मोबाइल जॉइंट है जो हमें वाइड रेंज ऑफ मोशन देता है। शोल्डर साइनोवियल जॉइंट के अंडर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की कैटेगरी में आता है, मतलब जिसमें एक हड्डी बॉल के शेप की होती है और दूसरी हड्डी सॉकेट की, इस तरह से, जिसपे बॉल वाली हड्डी का बॉल सॉकेट में इस तरीके से मूव करता है। शोल्डर जॉइंट्स के पार्ट्स हैं जैसे कि बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, बर्सा एक्सेट्रा। ये 3 मेन बोन्स, क्लेविकल, ह्यूमरस एंड स्कैपुला, और 4 जॉइंट्स से मिलकर बना होता है। तो पहले बात करते हैं क्लेविकल की। क्लेविकल, जिसे हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, और ये हड्डी हमारे शोल्डर और आर्म्स को मेन स्केलेटन से जोड़ने का काम करती है, यानी कि ये वाली हड्डी। दूसरा आता है स्कैपुला। स्कैपुला एक फ्लैट बोन होती है जो हमारी अपर बैक में राइट और लेफ्ट दोनों साइड लोकेटेड होता है, और इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक्रोमियन, कोरोकॉइड एंड ग्लेनोइड फॉसा। फॉसा क्या होता है? फॉसा का मतलब होता है एक कैविटी या गड्ढा, जिसे हमने थोड़ी देर पहले सॉकेट के नाम से भी जाना। हमारे स्कैपुला में एक हल्का सा गड्ढा होता है जिस पर ये तीसरी मेन हड्डी यानी कि ह्यूमरस, उसका ऊपरी भाग बॉल के शेप का होता है और वो इस ग्लेनोइड फॉसा में मूव करता है। हमारे स्कैपुला में 3 प्रोसेसेस भी होती हैं। प्रोसेसेस क्या होती हैं? अगर सरल भाषा में समझा जाए तो हड्डी का एक छोटा सा भाग जो बाहर को निकला हुआ है, यानी कि हड्डी का एक उभार, बोनी प्रोजेक्शन, और इनके नाम होते हैं एक्रोमियन, कोरोकॉइड एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और अब बात करते हैं शोल्डर के लिगामेंट्स की। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो ये फाइब्रस जॉइंट्स बनाते हैं, और इनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती ताकि 2 हड्डियां आपस में अच्छी तरह जुड़ी रहें। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 4 जॉइंट्स होते हैं। तो पहला जॉइंट है जो कि हमारे स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल बोन के बीच में होता है, जिसे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जो हमारे स्टर्नम यानी कि ये भाग और इस क्लेविकल बोन के बीच में होता है। थर्ड है कोरोएक्रोमियल जॉइंट, जो एक्रोमियन एंड कोरोकॉइड प्रोसेस के बीच में होता है। एंड द फोर्थ इज कोरोक्लेविकुलर जॉइंट, जो कोरोकॉइड प्रोसेस और क्लेविकल बोन के बीच में होता है। पर इन सब में सबसे मेन जॉइंट होता है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, जो हमारे ग्लेनोइड फॉसा और ह्यूमरस के बीच में होता है, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये जॉइंट हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट है और इसी वजह से ये सबसे वीकेस्ट जॉइंट भी बन जाता है। और अब आता है जिसे हम फॉल्स जॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बोन टू बोन जॉइंट किसी लिगामेंट या किसी कार्टिलेज से नहीं बनता, लेकिन ये हमारे स्कैपुला को रिब्स के अगेंस्ट ग्लाइड करने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं मसल्स की ओर। हमारे शोल्डर को जो मसल्स सपोर्ट और स्टेबलाइज करती हैं, उनमें से कुछ सुपरफिशियल यानी कि सतह पर होती हैं, जैसे कि ट्रेपेजियस, लैटिसिमस डोर्साई एंड डेल्टॉइड। और इन्हीं मसल्स के नीचे होती हैं लिवेटर स्कैपुला, जो हमारे स्कैपुला को ऊपर उठाने में मदद करती है, रोम्बॉइड मेजर माइनर, जो कि हमारे स्कैपुला के रिट्रैक्शन में मदद करती है। इसके अलावा मसल्स जो मूवमेंट या स्टेबलाइजेशन में मदद करती हैं, जैसे कि ट्राइसेप्स ब्राकी लॉन्ग हेड, और सामने की ओर पेक्टोरालिस मेजर एंड माइनर, बाइसेप्स ब्राकी एंड सबसे मेन रोटेटर कफ। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ शोल्डर कि हमारा शोल्डर होता क्या है। अब बढ़ते हैं इसकी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की तरफ। इसमें सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम की बात हम करेंगे, जो कि है रोटेटर कफ इंजरी। उससे पहले हम जानेंगे कि रोटेटर कफ होता क्या है। रोटेटर कफ हमारी 4 मसल्स और उनके टेंडन्स का एक समूह है। टेंडन्स यानी कि जिसमें हमारी मसल्स हड्डियों से जुड़ती हैं, जिसमें सुप्रास्पेनिटस, इंफ्रास्पेनिटस, सबस्कैपुलरिस एंड टेरिस माइनर आती हैं। जब इन मांसपेशियों या टेंडन्स में सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन, या जब ये पार्शियल से मेजर यानी कि हल्के से काफी ज्यादा फट जाती है, तब उसे रोटेटर कफ इंजरी कहा जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? नॉर्मल शोल्डर के कंपैरिजन में
इंजर्ड शोल्डर में वीकनेस होने लगेगी। दूसरा आता है नाइट पेन, यानी कि रात को सोते समय इंजर्ड कंधे की तरफ दर्द बढ़ जाता है और दर्द इतना रहता है कि सोना मुश्किल हो जाता है। इसमें ओवरहेड आर्म मूवमेंट यानी कि ये मूवमेंट करने में काफी पेन आता है और ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी सुप्रास्पेनिटस, जो आर्म के अबडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और चारों ही मसल्स में से इस मसल में सबसे ज्यादा इंजरी की पॉसिबिलिटीज होती है। इसमें अलग अलग मसल अलग अलग डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर बैडमिंटन के स्मैश के मूवमेंट में प्रॉब्लम हो तो ये सबस्कैपुलरिस मसल में इंजरी हो सकती है, और अगर इस तरह से एक्सटर्नल रोटेशन में दर्द आए तो ये इंफ्रास्पेनिटस और टेरेस माइनर की इंजरी हो सकती है। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अचानक से चोट लगना, झटका लगना, उम्र के साथ डीजेनरेशन और रिपीटेटिव एक्शंस जैसे कि प्रेस करना, पुताई करना एक्सेट्रा। इसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स यूजुअली फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके साथ साथ एक्सरे, एमआरआई करवाते हैं। अगर इसमें जो कट है या जो फटा है हमारी मसल, अगर डायग्नोसिस के बाद मसल पूरी तरीके से फटी आती है तो उसका इलाज सर्जरी ही रह जाता है। पर पार्शियल टेयर में डॉक्टर्स कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके साथ साथ एक्सरसाइज से ये कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। तो आइए सीखते हैं एक्सरसाइजेस टू हील रोटेटर कफ इंजरी। जैसा कि हम इन वीडियोस में थेरेप्यूटिक योगिक वेज से अपने विकारों या रोगों को डील करना सीखते हैं, तो इसमें सबसे पहली व महत्वपूर्ण चीज है बॉडी माइंड सेंटरिंग, जिसमें हम कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने शरीर, चित्त, भावों और आत्मा सभी को पूरी तरह एक केंद्र यानी अपने कार्य क्षेत्र पर लाते हैं, जिसके बिना हमारा कोई भी किया गया कार्य अधूरा होगा और हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका सबसे सरल तरीका अपनी ब्रेथ पर कंसंट्रेट करना है। इसे भी डिटेल में सेपरेट वीडियो में समझेंगे। इस एक्सरसाइज में पहले सीधे लेट जाएं और लोअर बैक के सपोर्ट के लिए अपने दोनों घुटने मोड़ लें। अब अपने इंजर्ड साइड की एल्बो के नीचे एक पिलो या कुशन रख लें जो उसे शोल्डर लेवल पर ले आए। अब अपनी फोर आर्म को अपनी कंफर्टेबल रेंज के हिसाब से अप एंड डाउन जैसे वीडियो में दिखाया गया है करें। आप इसमें अपनी एल्बो को अपनी सुविधा अनुसार कम एंगल पर भी रख सकते हैं। इसमें आप 15 से 20 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स दिन में 2 से 3 बार तक कर सकते हैं। ये हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट के साथ रोटेटर कफ मसल्स की टेंशन को रिलीज करते हुए उसको लूज करता है और पेन रिलीफ में भी मदद करता है। और यहाँ हम शोल्डर का एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक थेराबैंड ले लें और उसका एक छोर वीडियो में दिखाए गए तरीके से बांध लें और दूसरे छोर को पकड़ लें। इसके बाद एक टॉवल को रोल करके या कोई कुशन को अपनी साइड ऑफ द बॉडी से चिपका कर रखें ताकि उस पर आपकी एल्बो भी टक हो पाए। और अब 90 डिग्री के एंगल को मेंटेन करते हुए बाहर की ओर बैंड को खींचें, जो कि एक्सटर्नल रोटेशन कहलाएगा, और इसी तरीके से अंदर की तरफ खींचना इंटरनल रोटेशन कहलाएगा। इसमें एल्बो को टक इन रखना जरूरी है ताकि हमारी मसल्स का प्रॉपर एक्टिवेशन हो। इसमें हमारी इंटरनल रोटेशन में सबस्कैपुलरिस और एक्सटर्नल रोटेशन में इंफ्रास्पेनिटस एंड टेरेस माइनर पर काम होता है। इसके हम 10 रेपिटेशंस के 3 से 5 सेट्स तक कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम अपनी सुप्रास्पेनिटस मसल की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, जो कि आर्म अबडक्शन
यानी कि हमारे हाथ को सर के ऊपर तक ले जाने में मदद करती है। इसको करते समय हमारे स्कैपुला का स्टेबल होना बहुत जरूरी है, वरना मसल एंगेजमेंट डेल्टॉइड मसल पर जा सकता है। तो इसके लिए पहले थेराबैंड को वीडियो में दिखाए गए तरीके से पीछे की तरफ पुल करना है और फिर इस पुल को मेंटेन करते हुए अपने हाथ को स्ट्रेट रखकर साइड से ऊपर उठाना है। यहाँ आप हाथ चाहे तो 90 डिग्री उठाएं, अपनी रेंज के अनुसार उठाएं या फिर पूरा भी उठा सकते हैं। इसे शुरुआत में 10-10 के 2 सेट्स और स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ 10-10 के 4 से 5 सेट्स तक भी कर सकते हैं। यहाँ हम साइड लाइन पोजीशन में एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे। इसके लिए आप इंजर्ड शोल्डर की ऑपोजिट साइड करवट में लेट जाएं और अपनी एल्बो को टक इन रखने के लिए किसी टॉवल या कुशन का यूज कर सकते हैं। और अब अपनी फोर आर्म एंड अपर आर्म के बीच में 90 डिग्री एंगल मेंटेन करते हुए अपनी एल्बो को विदाउट वेट या फिर जितना वेट बेयर कर सके उतने वेट के साथ जितने डिग्री एंगल में बाहर की ओर आसानी से खोल पाएं उतना ही रोटेट करें और नीचे बेली बटन तक लाने की कोशिश करें। ये भी हमारी इंफ्रास्पेनिटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरिस पर काम करेगी। इसके हम 5-5 के 3 से 5 सेट्स तक कर सकते हैं और बाद में स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। और अब बाकी की शोल्डर प्रॉब्लम्स के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में।